अपनी बात रखने से पहले मैं अपने सभी संतों को, गुरुओं को, महापुरुषों को और उनमें भी विशेष रूप से संसार को करुणा और मैत्री का संदेश देने वाले महाकारुणिक सम्यक संबुद्ध और बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, जिन्होंने हमारे देश का स्कूल का संविधान बनाया, उनको नमन करता हूँ। आज जिनकी हम जन्म जयंती के अवसर पर राष्ट्रीय बौद्ध महासभा की ओर से राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में हमने ये समारोह किया है और आपकी जानकारी में मैं लाना जरूरी समझता हूं कि ये कार्यक्रम हम अपनी संस्था की तरफ से पूरे देश भर में आज के दिन कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में भी जहां तक मुझे मालूम है कि 18 मंडल हमारे उत्तर प्रदेश में हैं, उनमें करीब 10 मंडलों में ये कार्यक्रम की बाकायदे बैनर भेज करके उन्होंने मुझे अवगत कराया है, क्योंकि इस बौद्ध महासभा का उत्तर प्रदेश का मैं काम देखता हूं, तो उन्होंने मुझे जानकारी दी है कैसा हमारा ये बैनर बन गया है, हमने ये पर्चे छपवाए हैं ये, क्योंकि बगैर बैनर के पता नहीं चलता कि किसी ने कार्यक्रम किया भी या नहीं किया। तो अच्छी बात है कि लोग ये कह देते हैं कहीं कुछ हो नहीं रहा है। खास करके मैं अपने चीफ गेस्ट को अवगत कराना चाहता हूं कि लोग अपने स्तर पर जितना जिनसे बन पा रहा है, बहुत सारे लोग देश में जो बहुजन समाज के लोग हैं लगातार कार्य कर रहे हैं। बाकी बहुत सारी बातें आप सब लोगों ने रख दी हैं और बच्चों ने, तो मैं समझता हूं कि अपने कला के माध्यम से जो भी प्रोग्राम उनके थे वो भी एक तरीके से हमारा वक्तव्य जो इतना प्रभाव नहीं डालता है, उससे ज़्यादा बच्चों ने अपने गीत संगीत के माध्यम से जो भी कार्यक्रम उन्होंने रखा है तो वो सारे मिशनरी कार्यक्रम थे। तो मैं समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा कुछ कहने के लिए नहीं है, बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि माता सावित्रीबाई फुले का जो दौर है 1900 आज से करीब 194 साल का, मतलब 200 साल पहले का, तो 18 और 19वीं शताब्दी में बहुत भयंकर मनुवाद का दौर था, बहुत ही कट्टर दौर था। उस वक़्त पुणे में खास तौर से, जहां बताया जाता है कि लोग जब निकलते थे तो आम रास्तों पर उनको चलने के लिए पेशवाओं का आदेश था कि कोई चल नहीं सकता था, और अगर चलना भी पड़ता था तो उन्हें पहचान के लिए हाथ में या गले में काला धागा बांधना पड़ता था। और इतना सख्त कानून था कि जो शूद्र लोग थे, जिनका सप्ताह जी ने जिक्र किया, चौथे वर्ण के शूद्र अतिशूद्र, तो उनको तो अपने कमर में झाड़ू बांध के चलना पड़ता था, जिससे उनके पैरों पर किसी और का पैर ना पड़ जाए, पैर मिटते जाएं, और गले में हांडी लटका के चलना पड़ता था उस दौर में। और खास करके पूना में, यहाँ पर पेशवाओं की हुकूमत थी, वहीं पर सावित्रीबाई फुले ने ये पहला विद्यालय जो खोला वो 1 जनवरी 1848 को खोला था। इसलिए 1 जनवरी का हमारे यहाँ बहुत महत्व है। एक तो कोरेगांव, भीमा कोरेगांव का जो वीरता दिवस है, उस दिन 500 महार सैनिकों ने 28,000 पेशवाओं की सेनाओं का, जो पेशवा की सैनिक थे 28,000, तो एक सैनिक के हिस्से में मेरे ख्याल से कम ये 500 थे, अब वो 28,000 थे, तो उनको नेस्त नाबूद किया। तो 1 जनवरी को हम लोग नए साल के रूप में नहीं बल्कि प्रेरणा दिवस के रूप में उसका मनाते हैं। अभी कल परसों 1 जनवरी नववर्ष गया है। हर वर्ष पहले महीने का पहला दिन हमारे लिए बहुत ही प्रेरणा दिवस है। तो हम लोग जैसा भी टूटा फूटा हम लोग जहाँ भी रहते हैं करते हैं उसको। और आज 3 जनवरी है, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि उस दौर में अगर कोई विद्यालय किसी ने खोला होगा, तो जहाँ आपके जो लोग हैं जिनके कमर में झाड़ू बंधा हुआ हो और बहुत बुरा मतलब दौर हो, तो वहाँ पढ़ाई लिखाई की बात करना ये किसी आदमी के बस की बात नहीं है। ये सावित्रीबाई फुले के बस की बात थी कि उसने मतलब वही स्कूल खोला जहाँ पूना में इस तरह के हालात थे। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि ये मान लेना कि भाई महिलाओं को हम लोग जो समझते हैं कि वो किसी से पीछे हैं, अगर हम सावित्रीबाई फुले
माता सावित्रीबाई फुले का जीवन दर्शन देखें तो मैं समझता हूँ। और बल्कि इतना ही नहीं, ज्योतिबा फुले जिनके साथ आपका विवाह संस्कार हुआ 9 साल की उम्र में, 1831 को इनका जन्म दिवस है और 1840 में इनकी शादी हुई। उस वक्त शादियां बहुत जल्दी हो जाती थी। तो वो उन्होंने जब ज्योतिबा फुले का अपमान हुआ, किसी ब्राह्मण दोस्त की शादी में वो गए हुए थे, तो वहाँ ब्राह्मणों ने उनको अपमानित करके वहाँ से शादी बारात में से बाहर कर दिया था। तो वो घर में छुप करके बैठे हुए थे। तो माता सावित्रीबाई फुले ने उनको कहा कि भाई आप अपने घर में कब तक बैठे रहोगे छुप करके, आपके समाज के लोगों का रोज अपमान होता है, घोर अपमान होता है, तो आप इसको दूर कर सकते हो, मैं गारंटी लेती हूँ, मुझे भरोसा है कि आप इस काम को कर सकते हो। तो ज्योतिबा फुले जी को, महामना ज्योतिबा फुले जी को आपने ही प्रेरित किया था मान सम्मान के संघर्ष के लिए। ये बात मैंने धनंजय कीर की जो किताब है अंग्रेजी में है, उसमें ये लिखा हुआ है कि महात्मा ज्योतिबा फुले को सावित्रीबाई फुले ने इंस्पायर्ड किया, उन्होंने प्रेरित किया कि आप जो घर में छुप करके कब तक बैठे रहोगे, इसके लिए आपको लड़ना चाहिए। और फिर आगे चल करके आपने देखा कि ज्योतिबा फुले ने जो संघर्ष है उनका, वो आज भी बाबा साहब वैसे ही नहीं उनको गुरु मानते थे। हम बाबा साहब के जानने वाले बहुत लोग हैं, लेकिन उन्हें ये भी जानना चाहिए कि बाबा साहब जिसको गुरु मानते हैं, तो बाबा साहब से बड़ा तो गुरु हुआ। हम ज्योतिबा फुले को ना जाने, सावित्रीबाई फुले को ना जाने और बाबा साहब को जानते रहें, तो ये एक तरीके से हमारे लिए अच्छा संकेत नहीं है, हमारे संघर्ष का एक अच्छा रास्ता नहीं है। तो हमें बाबा साहब जैसे तथागत गौतम बुद्ध को अपना पहला गुरु मानते हैं, संत कबीर साहब को अपना दूसरा गुरु मानते हैं और तीसरा गुरु ज्योतिबा फुले को मानते हैं। तो इसलिए अगर हम बाबा साहब के अनुयायी हैं, उनको मानते हैं, तो उनके गुरुओं को उनसे भी ज्यादा मानना चाहिए। तथागत बुद्ध को सबसे ज्यादा मानना चाहिए, उसके बाद दूसरे दर्जे पर कबीर साहब आते हैं और तीसरे दर्जे पर ज्योतिबा फुले आते हैं। और एक और बात में खासतौर से, क्योंकि ये विद्यालय ऐसी बस्ती में है जहाँ शेड्यूल कास्ट के लोग ज्यादा रहते हैं, तो ये जानकारी हम लोगों को होनी चाहिए। खासतौर से मैं आप लोगों का ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि ये सारा आंदोलन जितना भी मान सम्मान का लड़ा गया है, ये पिछड़े वर्ग के लोगों ने शुरू किया है। जो हम लोग उनको कहीं काउंट नहीं करते, अपनी पीठ ठोकते रहते हैं खाली। हमारी अपनी कोई, हमने तो सिर्फ उनके सहारे से अपना कल्याण किया है। असली संघर्ष तो ज्योतिबा फुले का है, साहू जी महाराज का है और तथागत गौतम बुद्ध का है, जो आज ब्राह्मणवाद के सामने बहुत ही आज अधिकारों से वंचित हैं। तो हमें उनके साथ कंधे से कंधा मिला करके खड़ा होना है। देखिए, पूरा देश वैसे तो आज माता सावित्री जी का जन्म दिवस हर्षोल्लास के साथ मना रहा है। तमाम वक्ताओं ने माता जी के बारे में बहुत कुछ बता दिया है। मैं तो सिर्फ इतना ही कहूँगा कि उस जमाने में जो लगभग 200 साल पहले जो जन्मी हों और उन्होंने किस तरीके से कितने कष्ट सह करके कि जब वो पढ़ाने के लिए जाया करती थी, स्कूल जाया करती थी, तो एक साड़ी एक्स्ट्रा लेके जाया करती थी कि उनके ऊपर लोग कीचड़, गोबर और कूड़ा फेंकते थे, तो उनके कपड़े गंदे हो जाते थे, तो उनको वो बदल कर दोबारा से वो अपने काम में वो ढीला नहीं करती थी, उनको छोड़ती नहीं थी, बल्कि उसको अंजाम तक पहुँचाती थी। तो उस जमाने की बात को अगर हम याद करते हैं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं ये बात सुन करके कि आज कैसा लगा, आज का अगर माहौल होता तो कैसा लगे। देखिए, वैसे तो मैं रामायण और महाभारत में विश्वास नहीं करता हूँ, लेकिन फिर भी एक किंवदंती है, उसको मैं आपके सामने रखूंगा कि बाली के बारे में कुछ ऐसा कहा जाता है कि उसके सामने जो भी लड़ने के लिए आता था तो उसका बल आधा उसके अंदर आ जाता था। ये तो मुझे नहीं मालूम कि ये सत्य है या असत्य है, लेकिन इतना जरूर जानता हूं कि इस देश के जितने भी दबे पिछड़े लोग हैं, जब उनके सामने जाति की बात आती है तो उनका बल जरूर कम हो जाता है। उनका बल सिर्फ जाति में छिपा हुआ है जो बलशाली बनते हैं,
बलशाली लोग तो हमारे हैं जिनको इतना ऐसा बना दिया है कि जाति की बात आते ही उनका बल आधा निकल करके उस सामने वाले में चला जाता है। तो सबसे पहले हमको जो असमानता है हमारे साथ, पहली असमानता है आर्थिक असमानता है, दूसरी असमानता है सामाजिक असमानता है। इन दोनों के क्षेत्र में अगर हमारा पूरा समाज, हमारी माताएं, बहनें, बच्चे, बुजुर्ग अगर इसी दिशा में अगर लड़ेंगे, जूझेंगे, संघर्ष करेंगे, तो मैं समझता हूं कि जितना परिवर्तन हुआ है वो परिवर्तन और तेजी से होगा।